नमस्ते विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस गद्य खंड के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्षितिज बुक के कुछ महत्वपूर्ण अध्यायों पर चर्चा करेंगे। और वीडियो पर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। नई नई वीडियो के लिए लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका प्यार और सपोर्ट मिलते रहता, काफ़ी अच्छा मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जी लेखक द्वारा लिखा हुआ एक देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति पर आधारित अध्याय है। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि भी कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो लेखक परिचय शुरू करते हैं। इनका जन्म 1947 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। वसुधा पत्रिका का संपादन इन्होंने किया। इसके अलावा सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी संधान, ये उनके कुछ कहानी संग्रह भी है, तो इनको भी ध्यान रखें। अब इनके कुछ हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं, बहुत चयनात्मक प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस की लगी थी। हालदार साहब कितने दिनों से कंपनी के काम से कस्बे से गुजरते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 दिन के लिए। मूर्ति कोट के दूसरे बटन तक कितने फुट ऊंची थी? तो इसका राइट आंसर 2 फीट ऊंची थी, ये आपको ध्यान रखना है। सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था? तो किसी बच्चे ने लगाया था, राइट आंसर हो जाएगा ये। नेताजी की मूर्ति किसने बनाई थी? तो मास्टर मोतीलाल ने बनाई थी। कुछ और क्वेश्चनों पर चर्चा कर लेते हैं। हालदार साहब को मूर्ति के सामने से गुजरने पर क्या अंतर दिखाई देता था विद्यार्थियों, और क्यों? तो हालदार साहब को मूर्ति के सामने गुजरने पर हर बार नई चश्मा का फ्रेम बदला हुआ नजर आता था, क्योंकि कैप्टन उसे बदल देता था। ये है आपका इसका उत्तर। कैप्टन चश्मे वाले को सामने खड़ा देखकर हालदार साहब आश्चर्यचकित यानी अवाक क्यों रह गए थे? क्योंकि नेताजी के प्रति सम्मान की भावना देखकर सोचा कि शायद कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का सिपाही रहा होगा। लेकिन विद्यार्थियों, जब सामने कैप्टन के रूप में बूढ़ा, मरियल और लंगड़ा आदमी खड़ा देखा तो हालदार साहब आश्चर्यचकित यानी अवाक रह गए। अब दीर्घ उत्तरात्मक कुछ क्वेश्चनों पर चर्चा करें। तो पहला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कि मूर्ति पर वो कैप्टन जो है बार बार चश्मा क्यों बदलता था? तो उसकी दुकान थी और जब भी कोई ग्राहक आते थे और उनको उस फ्रेम की ज़रूरत होती तो मूर्ति वाले फ्रेम उतार के ग्राहक को दे देता और उस पर नई मूर्ति पर नई दूसरा चश्मा लगा देता था, इसी वजह से वो बदलता था। क्या संदेश दिया है इस पाठ से लेखक ने? तो लेखक ने इस अध्याय के माध्यम से देशवासियों को, विशेषकर युवा लोगों को, राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना मजबूत बनाए रखने का संदेश दिया और साथ ही साथ शहीदों के प्रति सम्मान का भाव का संदेश दिया कि उनका मान सम्मान हमें हमेशा करना चाहिए अपने शहीदों का। देशभक्ति का प्रदर्शन देश के सभी नागरिक अपने अपने ढंग से कार्य करके कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति सेना या फौज में भर्ती होकर के उसका कर्तव्य का निर्वहन करे। तो ये अच्छा है, संदेश आपको ध्यान रखना है, राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति का है। हालदार साहब किसके समक्ष नतमस्तक झुककर रवाना हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हालदार साहब चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष झुककर वहाँ से रवाना होते हैं। हालदार साहब ने पान वाले से क्या पूछा? पान वाले से ये पूछा कि नेताजी का साथी, ये कैप्टन कौन है, नेताजी का साथी या उनकी फौज का सैनिक? देशभक्ति की भावना किस में थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिव्यांग चश्मे वाले में थी, जो कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बार बार बदल करके लगाता था। हालदार साहब को मूर्तिकार का कार्य कैसा लग रहा था? मूर्तिकार का कार्य बड़ी विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखें। इसके बाद देखो अगला अध्याय है बाल गोविंद भक्त राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा हुआ। लेखक परिचय शुरू करते हैं। तो 1899 में राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म हुआ। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला और गांव बेनीपुरी था, इसी वजह से वो बेनीपुरी पीछे लगाते थे विद्यार्थियों। राम वृक्ष बेनीपुरी का उपनाम है कलम का जादूगर। 1968 में इनका देहांत हुआ। तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, नई धारा, ये इनकी प्रमुख पत्रिकाएं हैं, पत्र पत्रिकाएं। और उन्होंने संपूर्ण साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित किया था। तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखें। उपन्यास इनका आपने एक दिया हुआ महत्वपूर्ण है पतितों के देश में। कहानी इनकी चित्ता के फूल, अम्बपाली नाटक, माटी की मूर्तियाँ रेखा चित्र है रामवृक्ष बेनीपुरी की। पैरों में पंख बांध कर, ये यात्रा वृत्तांत है, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी भी है, आगे प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी। ये संस्मरण भी बहुत महत्वपूर्ण है इनका, जंजीरें और दीवारें संस्मरण है वो रामवृक्ष बेनीपुरी का लिखा हुआ है। अब कुछ विषय या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। बाल गोविंद भक्त पाठ गद्य विद्या की कौन सी विधा है यानी रचना है? तो ये रेखा चित्र है।
भगत के बेटे को मुखाग्नि किसने दी? तो मुखाग्नि पोतो यानी पुत्र वधु ने दी, उसके बेटे की ही पत्नी ने दी थी। बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार कहाँ ले जाते थे विद्यार्थियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीरपंथी मठ पर ले जाते थे। पूर्वाई शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका के हवा। और बाल गोविंद भगत कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खंजड़ी बजाते थे। इसके बाद देखो अन्य कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण है इस पाठ के लिए विद्यार्थियों। तो बाल गोविंद भगत किस प्रकार के भक्तियों को अधिक प्रेम का पात्र मानते थे और क्यों मानते थे? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। वो ऐसे व्यक्तियों को प्रेम का अधिकार मानते थे जो गरीब हो, असहाय हो, जो अपनी सहायता खुद नहीं कर सकते, बीमार हो, कमज़ोर हो। साथ ही उनकी समझ में क्यों मानते थे? क्योंकि ऐसे आदमियों का, इसका उत्तर यहाँ से लिखना है, क्यों का उत्तर अलग है, प्रश्न एक है लेकिन एक में दो प्रश्न है, मूल प्रश्न एक है। उनकी समझ में ऐसे आदमियों को ज़्यादा प्यार और देखभाल की आवश्यकता होती है। तो आपको भी अभी बोर्ड परीक्षा में आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों बच्चों कि एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है, तो आपको मूल क्वेश्चन के अंदर ध्यान से उसको पढ़ते हुए दोनों का उत्तर देना है। हर क्वेश्चन के बाद में आपको एक या दो लाइन छोड़नी है, काटा छांटी बिल्कुल कम से कम करनी नहीं है। यदि करते हैं तो आप इस प्रकार ऐसे लाइनें फेर के कर सकते हैं और साफ सुथरा लिखें, सोच विचार के लिखें। जो क्वेश्चन संख्या कर रहे हैं प्रश्न, उसी प्रश्न की संख्या आपको होनी चाहिए। जैसे 2 नंबर का उत्तर लिख रहे हैं तो 2 प्रश्न संख्या 2 ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप प्रश्न संख्या उत्तर तो 2 का लिख रहे हैं लेकिन क्वेश्चन संख्या आपने 3 या 1 लगा दिया या 15 या 10 लगा दिया, तो फिर वो उत्तर उसका नहीं माना जाएगा। ये विशेष तौर से ध्यान रखें। साथ ही साथ विद्यार्थियों परीक्षा उपयोगी बातों की और चर्चा कर लें थोड़ी सी। तो अथवा में दिया हुआ प्रश्न आपको 1 करना है, निबंध का ध्यान रखें उसको भी 1 करना है, और पत्र लेखन और या प्रार्थना पत्र आपके आएगा तो उसको भी आपको 1 ही करना है, ये भी ध्यान रखना है। इन बातों का यदि ध्यान रखोगे तो आपके बिल्कुल अच्छे अंक आएंगे। और सोच समझ कर करना है, ध्यान रखना है उत्तर जितना पूछा है उतना ही उत्तर लिखें। 40 शब्दों में पूछा है तो 35 तक 40 तक लिखें। ऐसा नहीं कि उसके 60 शब्दों तक उत्तर लिख रहे हो, तो आपको लंबी कहानी के रूप में लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। समय आपका व्यर्थ चला जाएगा और क्वेश्चन बीच में रह जाएंगे, आप पूरे टाइम में पूरा प्रश्न पत्र हल नहीं कर पाओगे। इसी वजह से शब्दों का ध्यान रखना है, शब्द सीमा का ध्यान रखना है उत्तर लिखते वक्त, और आंतरिक खंडों को एक जगह करना है, धैर्यपूर्वक करना है, आत्मविश्वास से करना है, घबराना नहीं है। तो अपने आप आपको सभी प्रश्नों के उत्तर है वो आते जाएंगे और आप अच्छा पेपर करके आओगे। लेखक द्वारा बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? तो इसका राइट आंसर है लेखक को उनकी संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनके पुत्र की मृत्यु हुई। उस दिन सामान्य ग्रस्तों की तरह न तो वो रोए, न दुख महसूस किया और विलाप भी नहीं किया, बैठकर शांति से भक्ति के पद गा रहे थे। तो ये उनका चरम उत्कर्ष था। इसका ये राइट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन अच्छे हैं, ये भी अच्छा है। बाल गोविंद भगत अपनी पोतों को रोने के बदले त्योहार या उत्सव मनाने क्यों कह रहे थे? भगत का मानना था कि व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा के पास चली जाती है। दुखी आत्मा का परमात्मा प्रियतम से मिलन आनंद का समय होता है, आनंद की घटना होती है, इसलिए वह अपनी पुत्र वधू को रोने के बदले उत्सव या त्यौहार मनाने की बात कह रहे थे। अब देखो आगे इनमें कुछ और क्वेश्चन है, चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर देखो लेखक बाल गोविंद भगत के घर क्यों गया? बेटा मर गया इसलिए कौतूहलवश उनके घर गए थे। गद्यांश के अनुसार किस फसल की रोपनी हो रही थी? धान की रोपनी हो रही थी। कौन सी बात अपनी और सबका ध्यान खींच रही थी? तो मौत की खबर। लेखक क्या देखकर आश्चर्यचकित हुए? पुत्र की मृत्यु के बाद भी भगत द्वारा किए गए क्रियाक्रम को देखकर लेखक आश्चर्यचकित हुए, जिस तरीके से उन्होंने मुखाग्नि दिलवाई पुत्र वधू से। आषाढ़ गिरिंज में बच्चे क्या प्रतिक्रिया करते हैं? बच्चे धान के पानी भरे खेतों में उछल कूद अर्थात किलोल कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है। भगत जी बेटे के पास सबके पास बैठकर क्या कर रहे थे? तो वो भक्ति के पद और गीत गा रहे थे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, अच्छी तरह से इनको याद करें। अगला अध्याय अपने हैं विद्यार्थियों, देखो यशपाल लेखक द्वारा लिखा हुआ लखनवी अंदाज। तो इनका परिचय 1903 में यशपाल जी का जन्म हुआ फिरोजपुर छावनी पंजाब में। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से हुई। BA इंटरनेशनल कॉलेज लाहौर से किया, उस समय 7वीं था भारत के। भगत सिंह सुखदेव से लाहौर में परिचय। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण इनको जेल जाना पड़ा। विद्यार्थियों ये भी ध्यान रखें। 1976 में मृत्यु हुई। तो 1903 से 1976 का जीवन काल। कहानी संग्रह ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुलिया, फूलों का कुर्ता, ये महत्वपूर्ण रचना है। कहानी संग्रह ध्यान रखें। उपन्यास इनका झूठा सच बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, भारत विभाजन पर है।
अमिता, दिव्य, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, ये इनके अन्य उपन्यास भी हैं। लखनवी अंदाज, पाठ की विधा जो है वो व्यंग्य विधा है, तो इसमें सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली पर कटाक्ष किया गया है। अब कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ते हैं। लेखक ने किस क्लास की टिकट खरीद कर रेल यात्रा की? तो सेकंड क्लास का टिकट लिया था, द्वितीय श्रेणी का, ये ध्यान रखना है। कहानी के लिए आवश्यक क्या है? घटना, विचार, पात्र सभी जरूरी है, तो घेर राइट हो जाएगा। सफ़ेद पोश सजन ने तौलिए पर क्या रखा था? खीरा रखा था, ये राइट आंसर है इसका। खीरा लजीज होता है यानी स्वादिष्ट होता है, लेकिन मैदे पर बोझ डाल देता अमाशय पर। नवाब की बात सुनकर लेखक को क्या लिखने का विचार आया? तो इसका राइट आंसर हो जाए नई कहानी लिखने का विचार आया। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ वस्तु लघुत्रात्मक प्रश्न है, उसमें बनावटी जीवन शैली पर व्यंग्य किया, ये ध्यान रखें। क्या सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लिया? अच्छा क्वेश्चन है। तो भीड़ से बचने के लिए, एकांत में नई कहानी के बारे में सोच सकने के लिए और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य को देख सकने के लिए उन्होंने सेकंड क्लास यानी द्वितीय श्रेणी का टिकट लिया था। लखनवी अंदाज बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या संदेश मिलता है इस कहानी से? तो इस कहानी से संदेश मिलता है कि हमें बनावटी और दिखावटी जीवन शैली से हमेशा दूर रहना चाहिए, वास्तविक और सच्चाई पर आधारित जीवन जीना चाहिए, क्योंकि जीवन स्थूल और सूक्ष्म दोनों का महत्व है। जो लोग सन की भरी आदतों से पेट भरने का दिखावा करते हैं वह झूठे हैं, चाहे नई कहानी के लेखन की ही बात क्यों न हो। इसके अलावा देखो अगले कुछ क्वेश्चन है जो ये आपके गद्यांश में से है। नवाब साहब ने 37 आंखों से क्या देखा? तो इच्छा शहीद आंखों से मसाले के संयोग से चमकती खीरे की फांकों को देखा। नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर क्यों फेंका? क्योंकि वो वासना से रसा स्वादन आनंद लेकर के फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया, खाया नहीं, केवल सूंघ करके, क्योंकि वो दिखावट करना चाहते, बताना चाहते थे कि हम इतने धनवान और रईस लोग हैं कि खीरा वगैरह खाते नहीं हैं। हालांकि उनको भूख लगी हुई थी, फिर भी उन्होंने खाया नहीं लेखक को देख करके। नवाब साहब की पलकें क्यों मुड़ गई? वो फांक को होठों तक ले जाने और सूंघने से स्वाद के आनंद में पलकें मुड़ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो खाना चाहते थे लेकिन लेखक के सामने दिखावा कर रहे थे, बाकी तो भूख तो उनको लगी हुई थी। सफ़ेद पोश ने खीरे क्यों खरीदे होंगे? वक्त काटने हैं तो खरीदे होंगे नवाब साहब ने। लेखक की पुरानी आदत क्या है? खाली बैठे रहना यानी खाली बैठे रहना, कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है लेखक की। तो कोई शब्द किसके लिए आया है? तो यहाँ पर वाक्य में कोई शब्द लेखक के लिए आया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पाठ है अपना अध्याय है एक कहानी, ये भी मनु भंडारी का। तो मनु भंडारी द्वारा इस अध्याय में हम देखेंगे परिचय। 1931 भानपुरा मध्य प्रदेश में जन्म हुआ। अजमेर में उन्होंने इंटर तक 12वीं तक की शिक्षा की ग्रहण की। एक प्लेट सैलाब में हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, ये इनके कहानी संग्रह है मनु भंडारी के। आपका बंटी महाभोज, ये इनके उपन्यास है। एक कहानी, ये भी एक आत्मकथ्य है, ये ध्यान रखें, ये आत्मकथ्य है। लेखिका के पिता ने रसोई को क्या क्या संबोधित किया? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप सबको बताइए भटियार खाना कहा था। लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ कौन कौन से खेल खेले थे? तो इस राइट आंसर गुल्ली डंडा खेला था। अगला क्वेश्चन है लेखिका को साहित्य की दुनिया में प्रवेश किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने करवाया था विद्यार्थियों। अब देखो इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण और क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। लेखिका भटियार खाना क्यों कहते थे? कहानी के आधार बताइए। तो भटियार खाना इसलिए कहते थे कि वहाँ रसोई में काम करने से लड़कियों की जो प्रतिभा होती है, क्षमता होती है, वो खत्म हो जाती है। इसलिए लेखिका पिता अपनी बेटियों को गृह गृहस्थी चूल्हे चौके से तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, उससे दूर रख करके, बल्कि वे उन्हें जागरूक नागरिक बनाना चाहते थे। अतः उन्होंने रसोई घर की उपेक्षा करते हुए उसे भटियार खाना कह करके संबोधित किया। अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखें। इसके अलावा देखो अगले कुछ क्वेश्चन और चर्चा करते हैं हम, महत्वपूर्ण है। पिताओं का स्वभाव क्या था? ये तो कोई इतना खास नहीं है, इसको छोड़ दें। इसके अलावा देखो लेखक मनु भंडारी के अखंडित आत्मविश्वास को उनके अध्यापक द्वारा किस प्रकार उभारा गया, यानी यहाँ योगदान है शीला अग्रवाल का। तो लेखिका मनु भंडारी बचपन से हीन भावना से ग्रसित थी। कॉलेज की प्रथम वर्ष आई तब उनका हिंदी की प्राध्यापक शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। मनु को शीला अग्रवाल ने प्रसिद्ध लेखकों की जानकारी करवाई, किताबें पढ़ने को दी, उन्हें चुन चुन के किताबें पढ़ने को देती और बाद में उन्हें लंबी बहस भी करती थी। उन्होंने ही मनु भंडारी के भीतर छिपी हुई असाधारण क्षमता को पहचाना और मनु का परिचय करवाया अपनी अंदर छिपी हुई क्षमताओं से। उन्हीं के मार्गदर्शन में लेखिका ने हड़ताल, जुलूस, प्रभात फेरियाँ, भाषणबाजी भी की। अध्यापिका के प्रोत्साहन से ही लेखिका हिंदी साहित्य क्षेत्र में एक प्रसिद्ध लेखिका के रूप में जो है वो प्रसिद्ध हुई, ख्याति प्राप्त की।
लेकिन अपनी उपलब्धियों पर भी भरोसा क्यों नहीं कर पाती थी? परत के नीचे दबी हीन भावना के कारण, यानी अंदर जो हीन भावना थी उसी वजह से। लेकिन अपनी हर उपलब्धि क्या लगती थी? एक तुक्का ही लगता था कि ऐसा ही मिल गई होगी। लेकिन हर विद्यार्थियों और बच्चों को ये सोचना चाहिए कि कोई भी काम तुक्के से नहीं होता है। हमारे अंदर कुछ न कुछ क्षमता होती है, उसको पहचान कर उसी अनुसार हमें अभ्यास मेहनत करनी चाहिए, तो उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। अगला अध्याय है नौबत खाने में इबादत, यतेंद्र मिश्र का। और यतेंद्र मिश्र का जन्म हुआ 1977 अयोध्या उत्तर प्रदेश में। और इसके अलावा नौबत खाने में इबादत ये अपना वक्ति चित्र है भाई, इसका ध्यान रखें। हर पाठ के बारे में ध्यान रखें कि कौन सा क्या है। जैसे एक कहानी ये भी क्या है, निबंध कहानी ऐसा पूछा जाए तो वो आत्मकथ्य है। इसी प्रकार से ये एक वक्ति चित्र है। संगीत को आराधना माना गया बिस्मिल्लाह खां के द्वारा। तो शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन पर आधारित ये अध्याय है जिसमें हम पढ़ेंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? अमीरुद्दीन। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। शहनाई वादन में बिस्मिल्लाह खां के उस्ताद कौन थे? गुरु। तो ये अली बख्श गुरु थे। विद्यार्थियों, बिस्मिल्लाह खां को संगीत की प्रारंभिक प्रेरणा किससे मिली? रसूलन बाई और बतुलन बाई से मिली थी। क्या राइट हो जाएगा? बिस्मिल्लाह खां किस संस्कृति के प्रतीक थे? हिंदू मुस्लिम संस्कृति के प्रतीक थे। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखें। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को काशी को क्या देन थी? उस्ताद बिस्मिल्लाह काशी को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बताया और मूल्यवान संस्कृति दी। उन्होंने मुसलमान होकर भी गंगा मैया को माँ माना। बालाजी तथा बाबा विश्वनाथ के प्रति गहरी आस्था भाव प्रकट किया। काशी को स्वर्ग जैसा पवित्र स्थान माना। इस तरह की आस्था से उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों को एकता को बनाने में सहयोग दिया। मजहब धर्म के प्रति समर्पित बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर होने पर बाबा विश्वनाथ के प्रति कैसे भाव प्रकट करते थे? तो वो उसकी ओर मुंह करके बैठ जाते थे मंदिर की, और कुछ क्षण के लिए उसे शहनाई को घुमा कर बजाते थे। इस तरह वो अपनी आस्था प्रकट करते थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला। शहनाई की दुनिया में डूमराव को क्यों याद किया जाता है? विद्यार्थियों, तो डूमराव दो कारण से, एक तो रीढ़ की लकड़ी का प्रयोग होता है जो डूमराव में सोन नदी किनारे पाई जाती है, दूसरा बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखें आप। इसके अलावा देखो और बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? समझिए। तो इसलिए कहा जाता है नायक क्योंकि उनकी शहनाई से हमेशा ही मंगल ध्वनि निकलती रही। वे काशी के विश्वनाथ बालाजी मंदिर में अनेक मांगली उत्सव कार्यक्रमों पर शहनाई बजाते थे। इसके साथ ही उनसे बढ़कर और दूसरा सुरीला शहनाई वादक वहाँ पर कोई नहीं था, न हुआ। मंदिरों में सुबह की प्रथम पूजा आरती को मंगला कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खां के सुरीले शहनाई वादन से ही मंगला आरती शुरू होती थी, इसलिए मंगल ध्वनि का नायक शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां को कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों। और काशी में एक दूसरे के पूरक कौन है? बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक हैं, यानी सहयोगी है। काशी किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आनंद कानन नाम से। तो ये चीज़ें हैं जिसको ध्यान है। काशी में मरण को भी मंगल क्यों माना जाता है? तो काशी में मरण को शुभ मंगलकारी माना जाता है। सॉरी, काशी में मरण को कैसा माना गया है? तो शुभ और मंगलकारी, अच्छा माना गया है। अगला अध्याय है विद्यार्थियों आपके संस्कृति, जो बदंत आनंद कोसलाइन द्वारा लिखा गया निबंध है। 1905 से 1988 तक का इनका जीवन काल है। कोसलायन जी का जन्म इनका सोहाना गांव, जिला अम्बाला, पंजाब में हुआ। बचपन का नाम हरनाम दास था, ये ध्यान रखें। हरनाम दास ऐसे जिनको हम कम अध्यायों को कम समझते हैं, वहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। धर्म इन्होंने बौद्ध धारण किया, बौद्ध धर्म। गांधी जी के साथ लंबे समय तक वर्धा में रहे। निबंध है ये विदा, ध्यान रखें। और इसके अलावा अपने एबीसीडी में संस्कृत व्यक्ति के कार्यों के पीछे कौन सी भावना रहती है? तो इसका राइट आंसर जन कल्याण की भावना रहती है। पेड़ की आग बुझाने के लिए मानव ने किसका आविष्कार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आग का आविष्कार किया। इसके अलावा लेखक ने सभ्यता की जननी किसे कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति को कहा है। संस्कृति नामक पाठ में न्यूटन को कहा गया है क्या? संस्कृत मानव कहा गया है। इसके अलावा देखो इसमें कुछ और क्वेश्चन है। संस्कृति का संबंध मानव के किस जीवन से होता है? तो आंतरिक जीवन से होता है। सभ्यता का संबंध बाहरी जीवन से होता है। तो संस्कृति प्रेरणा, मूल्यवान, कर्तव्य, ये सब है जो सद्व्यवहार है, ये सब संस्कृति है। और रहन सहन है, खान पान है, ये अपनी सभ्यता है। लेखक ने आग और सुई धागे का उदाहरण देकर किन के अंतर को स्पष्ट किया? लेखक ने आग और सुई धागे उदाहरण देकर सभ्यता संस्कृति के अंतर को स्पष्ट किया है। जिस योग्यता, प्रवृत्ति और प्रेरणा के बल पर आग और सुई धागा आविष्कार हुआ, वे एक संस्कृति है उस व्यक्ति विशेष की और हमारी। उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ जो चीज़ उसने अपने और दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। लेखक के अनुसार संस्कृति कब वह संस्कृति हो जाती है जब वो विनाश पर उतर आती है?
या जिससे मानव कल्याण नहीं होता है तो वो असंस्कृति हो जाती है। लेखक के अनुसार मनुष्य संस्कृति का जनक होने के लिए क्या आवश्यक है? तो मनुष्य जनक होने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकता से ऊपर उठकर निरंतर किसी सूक्ष्म रहस्य की खोज में लगा रहे और उससे जानने का प्रयत्न करे, मानव कल्याण तत्वों की खोज करे जिससे कि विकास हमारा हो सके, तो वो मनुष्य संस्कृति कहलाती है। अगला ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, इसको याद रखें। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? लेखक के अनुसार वास्तविक अर्थ में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जो अपनी बुद्धि लगा करके अपने विवेक के बल पर किसी नई चीज़ की खोज करता है, अर्थात किसी नई चीज़ का आविष्कार करता व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का खोज की तो वो संस्कृत व्यक्ति न्यूटन है। महात्मा बुद्ध का मानव कल्याण दर्शन भी उत्कृष्ट संस्कृत व्यक्ति की श्रेणी में रखा जाता है। आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज मानी जाती है, इसके पीछे कारण क्या है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आग की खोज क्यों की? तो भोजन पकाने के लिए, मांस को पका के खाने के लिए, सर्दी भगाने के लिए, है ना, गर्मी प्राप्त करने के लिए, पेट भरने के लिए। तो ये कई चीज़ें हैं जिसके कारण यहाँ पर खोज हुई उसकी। संस्कृति का परिणाम किसे कहा गया है? सभ्यता को कहा गया संस्कृति का परिणाम। ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखें। इसके अलावा देखो अपने अगला अध्याय है कृतिका किताब से माता का अंचल। माता का अंचल कृतिकार की रचनाकार कौन है? शिव पूजन शाही है। देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया पाठ है, कौन सा? माता का अंचल। और माता का अंचल पाठ में लेखक का असली नाम क्या है? तो लेखक का असली नाम इसमें है आपके तारकेश्वर नाथ। लेखक का असली नाम पूछा है यहाँ पर, असली नाम है ना वो तारकेश्वर नाथ है। भोलानाथ पाठ में भोलानाथ के पिता पूजा के समय उनके मस्तक पर किसका तिलक लगाते थे? तो भभूत का तिलक लगाते थे। ये राइट आंसर हो जाएगा। राम नामा बही में लेखक के पिताजी कितनी बार राम नाम लिखते थे? तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, 1000 बार। तो खैर राइट हो जाएगा। उतान शब्द का क्या अर्थ है विद्यार्थियों? तो पीठ के बल लेटना उतान कहते हैं। माता के अंचल पाठ के लेखक को बचपन में किससे अधिक लगाव था? तो पिता से अधिक लगाव था। और इसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन है, बचपन में लेखक अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कुश्ती खेलता था। इसके अलावा देखो अगला अध्याय प्रश्न उत्तर है, इसमें मकई के खेत में किसका झुंड चर रहा था? तो भैंसों का झुंड चर रहा था। और चूहों के बिल में पानी डालने से बिल से क्या निकला? तो बिल से जो है वो सांप निकला था। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चौका कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था? तो यहाँ पर मूसन तिवारी को चिढ़ाया था। ये ध्यान रखना, मूसन तिवारी। माता का अंचल पाठ की शैली में लिखा गया है, तो ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। अमोला किसे कहा गया है? तो आम का उगता हुआ पौधा जो होता है उसे अमोला कहते हैं। ये राइट है, ध्यान रखें। माता का अंचल पाठ में महतारी शब्द का अर्थ क्या है? माता ही होता है महतारी, यानी माँ। माता अंचल पाठ लेखक अपने पिताजी को क्या कहकर पुकारा करते थे? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बाबूजी कहकर पुकारते थे। तो माता का अंचल पाठ इस प्रकार से महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन हमने पढ़े। आगे और भी देखते हैं। इसमें देखो अन्य जो क्वेश्चन हैं उसमें हम चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? तो इसमें आपको ये 30 क्वेश्चन अच्छा है। बच्चे बचपन में निर्दोष, निर्भय और मस्त होते हैं, उन्हें परिवार चिंता नहीं होती। माता का अंचल पाठ के आधार पर कथन को स्पष्ट कीजिए। तो सही बात है, निडर नहीं, इस कारण वे सत्य बात बोल देते हैं। उन्हें ऐसी बातों के दुष्परिणाम का ज्ञान भी नहीं होता। इसी कारण एक बूढ़े वर ने उन बच्चों के पीछे पड़कर दूर तक खदेड़ा। मूसन तिवारी को चिढ़ाने के लिए गुरुजी से मार खानी पड़ी। चूहे के बिल में पानी डालने पर सांप निकला, तो उसे देखकर वे तहसा आए और चोटें खाई। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, स्वभाव की कौन सी जानकारी मिलती है? लिखिए बाल स्वभाव की। तो कि बच्चे अपने सुख दुख को मन में नहीं रखते। यदि वे कभी दुखी होते हैं तो उसे रोध होकर प्रकट कर देते हैं। कभी प्रश्न होते हैं तो खुशी और हंसी के साथ प्रकट कर देते हैं। इसलिए शिक्षकते एकदम हंस पड़ना और खेलने में तन्नी लेना उनके स्वभाव की विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन इसमें आप महतारी के माता के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है, ऐसा क्यों कहा गया? माता का अंचल पाठ के आधार पर क्योंकि माँ के हाथों की एक ममता, माँ का प्यार। बच्चों को खेल खेल में कहानियाँ सुनाकर बड़े प्यार से खाना खिलाती है माँ। वह बच्चे का ध्यान खाने पर से हटाकर दूसरी तरफ कर देती है और बातों के साथ साथ खाना खिलाती जाती है, जिससे बच्चे का पेट भर जाता है। आदमी बच्चे को जल्दी जल्दी खाना खिलाना चाहता है, इसलिए बच्चे उनके साथ ठीक से नहीं खा पाते हैं और वे भूखे रह जाते हैं। इसलिए ये बात कही गई कि माँ के हाथ से खाना बच्चे सही ढंग से खाते हैं और माँ अच्छी तरह से खिलाती भी है।
एक क्वेश्चन ये भी है कि आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर शीर्षक न क्यों भूल जाता है। लेखक की इच्छा के विपरीत उसकी माँ उसे नहलाती है, बालों में तेल डालती है, बाल गूंथती है और काला टीका लगाती है, तब वह शीर्षक लग जाता है। और शीर्षक तो जब बाहर आता है तब बाहर खड़े अपने साथियों को देखकर उसे खेलने की याद और उसके आनंद की अनुभूति होने लगती है, इसलिए वह शीर्षक ना भूल जाता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। साना साना हाथ जोड़ी अगला अध्याय है विद्यार्थियों, मधु कांकरिया द्वारा लिखित है ये। तो इसमें लेखिका कौन है, तो मधु कांकरिया है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ किस विधा में लिखा गया है, तो यात्रा वृतांत है, ये ध्यान रखें हर पाठ का। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में वर्णन किसका है, तो हिमालय की यात्रा का वर्णन है, सिक्किम का पूर्वोत्तरी। गंगटोक किसका शहर है, तो ये मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है, ये ध्यान रखना बहुत अच्छा है। मन वृंदावन होने का अर्थ क्या है, अत्यधिक प्रसन्न होना, खुशी होना। और लेखिका के गाइड और ड्राइवर का नाम क्या था, तो जितेन नारगे, ये ध्यान रखना आपको, जितेन नारगे। जितेन ने देवी देवताओं के निवास वाली जगह का क्या नाम बताया, भाई खेदुम नाम बताया था, ये ध्यान रखें खेदुम। इसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन अपने इसमें है कि गैंगटॉक नहीं मैडम गैंगटॉक कहिए। गैंगटॉक मतलब पहाड़, जितेन गैंगटॉक मतलब पहाड़, ये किसने कहा था बात, तो ये जितेन ने कही थी। भारतीय आर्मी के किस कप्तान ने युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने में सहयोग किया, तो इसका राइट कप्तान शेखर दत्त ने कहा, ये सहयोग दिया। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किसके सौंदर्य की, तो इसमें सिक्किम यानी गंगटोक के सौंदर्य की बात की गई है। योमथांग घाटी की क्या विशेषता है, ये फूलों से भर जाती है, ये इसकी विशेषता है। जितेन ने योमथांग घाटी में किस फिल्म की शूटिंग होने की बात कही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के गाइड। इसके बाद देखो गंगटोक में श्वेत पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती है, तो शोक के अवसर पर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना किस से सीखी थी, तो नेपाली युवती से सीखी थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लायुंग की सुबह कैसी थी, तो बेहद शांत और सुरम्य यानी अच्छी थी, ये आपको ध्यान रखना भाई। इसके बाद देखो हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। गंगटोक से युमथांग कितनी दूरी पर है, 149 किलोमीटर। देखते ही देखते रास्ते किसकी तरह घुमावदार होने लगे, तो इसका राइट आंसर जलेबी की तरह, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो और कुछ क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। जितेन नारगे ने धर्मचक्र की विशेषता बताई भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। सिक्किम की राजधानी युमथांग जाते वक्त एक जगह पर कुटिया में घूमता चक्र देखा, पूछने में नारगे ने बताया कि यह धर्मचक्र है, प्रेयर व्हील है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, ये उसने विशेषता बताई थी भाई। इसके अलावा देखो मन काव्य में होटा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा, किस दर्शी को देखकर लेखिका मन काव्य में होटा, तो सिक्किम में युमथांग यात्रा के दौरान 7 सिस्टर वाटरफॉल के दर्शी को देखकर लेखिका की आत्मा आपकी क्या हो गई, प्रफुल्लित हो गई, संगीत सुनने लगी। उस झरने के पास लेखिका ने बिखरे पत्थरों पर बैठकर अपना पांव उस शीतल जल में डुबाया, तो उस आत्मा अनुभूति से काव्य जो लेखिका है मधु कांकरिया का मन काव्य में हो उठा। मेरे लिए ये यात्रा सचमुच ही खोज यात्रा थी, लेखिका के इस कथन को साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताइए। तो गंगटोक से युमथांग और आगे कटाव तक की यात्रा लेखिका के लिए खोज थी। लेखिका ने प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य, उसकी समोक शक्ति, वहाँ के संघर्षपूर्ण जीवन का अनुभव किया। उसने वहाँ पढ़ने वाले बच्चों की कठिनाइयाँ, डोकों में बच्चों को पीठ पर बांध काम करती स्त्रियों को, भीषण सर्दी में सीमांत क्षेत्र में गश्त करते फौजियों को देखा। इन सत्यों की अनुभूतियों के द्वारा लेखिका ने इस यात्रा को खोज यात्रा का। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है, तो यहाँ के हिम शिखर जल स्तंभ के समान है। सर्दियों में यहाँ प्रकृति बर्फबारी करके हिम शिखरों के रूप में जल संग्रह कर लेती है, और गर्मियों में वही बर्फ पिघल करके शिलाएँ पिघल कर जल धारा का रूप ले लेती है, और इस पानी से लोगों की प्यास बुझती है। इसलिए प्रकृति ऐसे जल संचय यानी जल इकट्ठा या संग्रह करती है। गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ के स्थानीय निवासी बहुत मेहनती है, और इस दुर्गम यानी कठिन पर्वत स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहाँ के निवासियों को कड़ा संघर्ष और मेहनत करनी पड़ती है। अनेक असुविधाओं के बीच भी वे अपना जीवन बादशाहों के समान मस्त अंदाज में बिताते हैं। जरा भी हीन और दुखी नहीं होते हैं, हीन भावना नहीं रखते हैं, इसलिए उनको कड़ी मेहनत के कारण ये बात
कही गई है। लोग लॉन्ग स्टॉक में घूमते चक्र को देख लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी दिखाई दी। क्यों दिखाई दी भाई? तो लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका ने उसके बारे में पूछा तो पता चला कि यह धर्म चक्र है। इसे घुमाने पर सारे पाप धुल जाते हैं। इस बात को जानकर लेकर महसूस किया कि धार्मिक आस्थाओं और अंधविश्वासों के बारे में सारे भारत में एक जैसी ही मान्यता है। लोग पाप पुण्य की व्याख्या अपने अपने हिसाब से ढंग से करते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये बात कही थी। अगला अध्याय है मैं क्यों लिखता हूँ। आगे द्वारा लिखी थी है निबंध है। तो मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक आगे हैं। बीएससी कहाँ से की थी इन्होंने? लाहौर से की थी। किस संक्षिप्त वाक्यों में बांधना आसान नहीं है? तो जीवन के आंतरिक अनुभवों को बांधना संक्षिप्त ये संभव नहीं है। लेखक समय किस लिए लिखता है? आंतरिक व्यवस्था को पहचानने के लिए, तटस्थ होकर आंतरिक व्यवस्थाओं को देखने के लिए, अपनी आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए। सभी उपयुक्त सभी हो जाएगा। लेखकों के सामने कौन सी व्यवस्था होती है? उपयुक्त सभी। संपादकों के आग्रह की, प्रकाशक के तकाजे की, आर्थिक आवश्यकता और सभी। कृतिकार वास्तव में किसके प्रति समर्पित नहीं होता? बाहरी दबाव के प्रति। राइट आंसर। लेखक किस विषय के विद्यार्थी रहे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें। विज्ञान विषय के थे अगे जी। लेखक को किसका पुस्तक के ज्ञान था? तो उपयुक्त सभी का। अणु रेडियो धर्मी तत्व का, रेडियो धर्मिता के प्रभाव का। तो राइट आंसर हो जाएगा घ इसका। इसके अलावा देखो इसमें अगला क्वेश्चन है कि भी लेखक ने यहाँ पर गिरे अणु बम के बारे में समाचार पढ़े। कहाँ पर पढ़े? तो उन्होंने हिरोशिमा पर पढ़े थे। किस नदी में बम फेंक कर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी में फेंक कर हजारों मछलियों को मारते हैं। लेखक ने किसके आधार पर अपना लेख लिखा? तो अपनी अनुभूति के आधार पर। राइट आंसर हो जाएगा अनुभूति के आधार पर। लेखक ने कृतिकार के लिए अनुभव से गहरी चीज क्या बताई? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुभूति। लेखक ने हिरोशिमा कविता कब लिखी? तो हिरोशिमा कविता हिरोशिमा में लिखी थी। ठीक है। लेखक का अनुभूति कब बन गया? पत्र पर अंकित मानव की छाया देख करके। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे जी के अनुसार इस पाठ में मोक्ष पाने का एकमात्र साधन क्या है? लिखना। आगे जी के अनुसार किसके स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व होता है? तो कृतिकार का। राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो आगे कुछ और महत्वपूर्ण। मैं क्यों लिखता हूँ प्रश्न के उत्तर में लेखक ने क्या कारण बताया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो लेखक खुद जानना चाहते थे कि मैं क्यों लिखता हूँ। इसका उत्तर देना कठिन है, लेकिन लिखकर ही कोई लेखक अपने मन की भावनाओं को प्रकट करता है और बेचैनी से मुक्त होता है। ये अलग बात है कि कुछ प्रसिद्धि पाने के लिए बाह्य दबाव, बाह्य व्यवस्था के आधार पर लिखा जाता है, कुछ संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजे से, कुछ आर्थिक आवश्यकता से भी लिखा जाता है, परंतु इसका संबंध अपनी आंतरिक अनुभूति और आत्मा से ही अधिक है। यही इसका मूल कारण है। यानी आदमी लिखता है तो अपनी आंतरिक अनुभूति और अनुभव के आधार पर ही लिखता है। तो ये क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप और भी अच्छी तरह से पढ़ लें, जो भी आपको मैंने बताया इसके अलावा अच्छा लगे। बाकी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने जैसे क्वेश्चन है। और इसके बाद देखो व्यवहारिक व्याकरण और रचना, अपठित गद्यांश और पद्यांश है, तो पढ़ करके इनको आपको उत्तर देना है, एक ही जगह पर उत्तर देना है। ये आंतरिक खंड है। और इसके बाद देखो विज्ञापन लेखन, ये बहुत अच्छा है। विज्ञापन लेखन, आपके शहर में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन होने जा रहा है, इसके लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। तो विज्ञापन ऐसे होगा, देखो आपको पुस्तक प्रेमियों के लिए शुभ सूचना, आपके शहर में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन, दिनांक लिख दो 1 जनवरी 2025 से 5 जनवरी 2025 तक, स्थान रामलीला मैदान सीकर में। मेले में सभी भाषाओं और लेखकों प्रकाशकों की पुस्तकें उचित मूल्य पर उपलब्ध है, एक बार अवश्य पधारें। तो ये विज्ञापन ऐसे होता है, इस प्रकार आपको लिखना है। स्थान और दिनांक का नाम तो हर हाल में लिखना, भूलना नहीं है। नव अंकुर विधवा महिला साहित्य संस्था जयपुर तो बनेगी, कारपेट की बिक्री है तो ये विज्ञापन तैयार कीजिए। तो नव अंकुर विधवा महिला साहित्य संस्था जयपुर, सबसे पहले तो आप कार्यालय इस का नाम यहाँ लिख दें बीच में, कॉर्पोरेट प्रदर्शनी जयपुर। फिर दिनांक लिखो, फिर लिखो सुनहरा अवसर, 30% छूट, सुनहरा अवसर। संस्थान में हस्तकला निर्मित यानी हाथ से निर्मित सुंदर कलात्मक कॉर्पोरेट बिक्री हेतु प्रदर्शनी रखी गई है, जिसमें पधार कर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। और नीचे फिर आप स्थान का नाम लिख दें, समय लिख दें। तो दिनांक, समय और सुनहरा अवसर, सुनहरा मौका, ये लिख करके इनको आप ऐसे बंद करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो सीधा भी लिख दें। तो ये विज्ञापन लिखने का तरीका है विद्यार्थियों, इस तरीके से आपको विज्ञापन लिखना है।
SPW सामग्री है तो यहाँ पर आप स्कूल का नाम लिखो। सबसे पहले सुनहरा अवसर। विद्यालय में SUPW के शिविर में अनुपयोगी यानी बेकार की सामग्री से निर्मित उपयोगी सामग्री की बिक्री हेतु लगी प्रदर्शनी में आइए। मन भावन सामग्री को उचित मूल्य पर खरीद कर ले जाइए। आपके घर की शोभा बढ़ाइए। प्रदर्शनी में पधार कर छात्रों का उत्साहवर्धन कीजिए। तो यहाँ आप दिनांक लिख दो 14 फरवरी 2025, समय 9 बजे से 4 बजे तक, स्थान अपनी स्कूल का नाम। तो ये है इस तरीके से। ये बहुत सारे देखो विज्ञापन है, सभी में पहले आप स्थान का नाम, दिनांक, समय ये लिखें, जिससे कि आपका विज्ञापन पूर्ण हो जाएगा। अब देखो पत्र लेखन। तो भाई पत्र लेखन में पत्रों को 2 भागों में बांटा गया, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वही कार्यालय पत्र, प्रार्थना पत्र लिखना सरकारी कार्यालयों के द्वारा, संपादक के द्वारा, तो ये सब है। अब प्रार्थना पत्र हम लिखते हैं छुट्टी की, TC की, तो ये सब औपचारिक पत्र है। अनौपचारिक होते हैं रिश्तेदारों में, व्यक्तिगत पारिवारिक संबंधों में, जिसमें माता पिता, मित्र, बधाई पत्र जो होते हैं ना, उसको कहते हैं। यह आपको सब बता रखा है। प्रेषक का पता, दिनांक, विषय, संबोधन शब्द आपको लगाने हैं। पूजनीय, पूजनीय, माननीय। अपनों से छोटे हैं तो प्रिय, चिरंजीवी, अनुज, है ना, सुश्री, प्यारी। विषय वस्तु, समापन सूचक शब्द, ये आपको, आपका आज्ञाकारी, आपका प्रिय, शिष्य वगैरह, ये सब आपको लिखना है। पत्र पाने वगैरह, पता, है ना। तो ये औपचारिक पत्रों में भवज्ञा ये लगाना है आपको, आज्ञाकारी, आपका शिष्य। ठीक है। अपनों छोटों के लिए आप क्या लगाओगे? तुम्हारा शुभ चिंतक, तुम्हारा अगर्ज, माता पिता आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। बराबर वालों के लिए आपको मित्र, सक्का, परम मित्र, ये लगाने हैं। तो इनको ध्यान रखना है। प्रार्थना पत्र देखो यहाँ पर ये दिया हुआ पूरा। भ्रमण, भौतिक भ्रमण पर जाने की अनुमति लेने के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। स्कूल का नाम जो दिया हुआ है वही लिखना है। तो सेवा में श्रीमान स्कूल का विषय हो गया, शैक्षणिक भ्रमण पत्र जाने की अनुमति। फिर मान्यवर के बाद में आपको यहाँ कोमा लगानी है, ये ध्यान रखना है। सेवा में के बाद में, सेवा थोड़ी जगह छोड़ के में के बाद में फिर ये कोमा लगानी है। उसके बाद देखो ये लिखना है। उसके बाद नीचे इधर दिनांक आएगी, यहाँ आपका आज्ञाकारी शिष्य इधर आएगा। ये तो आपका लेफ्ट हैंड है यानी दाऊं हाथ, और ये है आपका राइट हैंड यानी कि दायां। ये बायां और ये दायां। ये आप जैसे बैठोगे उसी पर। तो फिर भेजने वाले का नाम अजय कुमार, कक्षा, स्कूल का नाम वही जो ऊपर दे रखा है। फिर देखो ये और आया है, तो इस प्रकार से ये भी आप इसी तरीके से सेम वही तरीका है। यहाँ पर आपके थोड़ा फ़र्क है क्योंकि ये एक अधिकारी को लिखा जा रहा है, तो कार्यालय पत्र की तरह है। तो इसमें आपके प्रेषक, परिस्थिति, है ना, दिनांक यहाँ आ जाएगी। प्रार्थना पत्र नीचे आती है, इसमें यहाँ आ जाएगी ऊपर दाईं ओर। और प्रेषक, सेवा में, विषय, महोदय, ये सब ध्यान रखने हैं आपको, ये छोड़ने नहीं है। और नीचे वापस नाम, बीच वाला भाग लिखना इस तरीके से। तो बहुत सारे प्रार्थना, ये पत्र भी है। देखो एक पत्र, जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बधाई पत्र लिखिए। तो इसमें सबसे पहले आप पता दाईं हाथ की तरफ यानी राइट हैंड की तरफ इधर लिख दो, और ये उसी के नीचे दिनांक लगा दो। यहाँ आप अपने मित्र को लिख दो, प्रिय मित्र नवीन, सप्रेम नमस्ते। और फिर बीच का मुख्य भाग लिखो। इसमें विषय कुछ नहीं आएगा। फिर तुम्हारा मित्र आलोक कुमार। तो ये जो है वो इस तरीके से होगा। आराम से इसको पत्र को भी ये तरीका है, आप लिख करके तैयार कर सकते हो और अच्छे नंबर ले सकते हो। ये एक और पत्र है, निबंध लेखन। अब देखो ये निबंध लेखन है, तो इन निबंध लेखनों को आप अच्छी तरह से गौर से पढ़ें, इनको ही याद करें आप। बेटी बचाओ, पर्यावरण, विद्यार्थी जीवन, आतंकवाद, इसके बाद में राजस्थान के त्यौहार, विद्यार्थी जीवन अनुशासन, मेरे प्रिय साहित्यकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, महंगाई, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार इसमें और जोड़ दें। तो ये इतने निबंध है, 14 निबंध, इनको आपको याद, इसमें से कुछ छोड़ दें, जो मैंने टिक लगाए वो याद कर लें। और इसके बाद देखो अपने आती है आगे व्याकरण। तो व्याकरण में संज्ञा है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, और वो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को बोध कराती है, तो उसे संज्ञा कहते हैं। 3 प्रकार की संज्ञा होती है ना, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। भाववाचक में भाव होता है पशुता, बचपन, ममता, निजत्व, बुराई। जैसे यहाँ पर देखो कुछ और दे रखा है महत्वपूर्ण, किसी भाव, अवस्था, गुण, दशा के नाम को, है ना, क्या कहते हैं, नाम को। तो ये इसका देखो यहाँ पर लिखा है, भाववाचक संज्ञा कहते हैं कि प्राय गुण, दशा, अवस्था और क्रिया के अंतर्गत भाववाचक संज्ञा आती है। इसके बाद देखो संज्ञा किसे कहते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। और जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये सब आपको ध्यान रखना है।
जातिवाचक में जाति होती है, व्यक्तिवाचक में नाम होता है, ये ध्यान रखें आप। सर्वनाम, सर्वनाम में सर्व प्लस नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो संज्ञक स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कौन कौन से, ये ध्यान रखें, मैं, तुम, हम, यह, वह, कोई, किसी, कौन, जो आदि, ये जो है वो सर्वनाम है। सर्वनाम के प्रकार कितने हैं, तो ये ध्यान रखें भाई 6 प्रकार हैं। कितने हैं, 6 प्रकार हैं, जिसमें पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। अच्छी तरह से 6 प्रकारों को आप याद करें विद्यार्थियों। पुरुषवाचक में आपके फिर 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये इतना, निजवाचक में खुद ही कुछ करता है, मैं अपनी पुस्तक खुद पढ़ता हूँ। अनिश्चय में कोई, किसी, निश्चयवाचक में निश्चय होता है, तो ये है। और प्रश्नवाचक में प्रश्न होता है, संबंधवाचक में संबंध होता है, जो करेगा सो भरेगा, ऐसे। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, ऐसे आ सकते हैं परीक्षा में कि पुरुषवाचक सर्वनाम भेदों को उदाहरण से समझाइए, है ना। तो पुरुषवाचक के कितने भेद हैं, और निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब है विशेषण, जिसका हम बची हुई व्याकरण और विशेषण सहित अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।